हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। देखो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर किया था, उसमें क्या था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड देखो लिक्विड एंड गैस वाला जो पार्ट है हम लोगों ने 11th में कंप्लीट किया। अभी 12th में हमें करना है सॉलिड स्टेट। तो पूरा जो चैप्टर रहेगा ना वो सिर्फ सॉलिड स्टेट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट देखो सॉलिड स्टेट में जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर आयंस बोलो, इनका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। और दूसरा जो एटम्स है ना वो एकदम टाइटली बाउंड है, तो इसकी वजह से इसे क्या मिलेगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बट ये शेप एंड वॉल्यूम स्लाइटली चेंज हो सकता है अगर हम लोगों ने थोड़ा टेम्परेचर या फिर प्रेशर अगर थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया तो चेंज आएगा, ठीक है। दूसरा जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में जो होल्ड करके जो फोर्स रहता है उनके बीच में वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो फर्स्ट बोला है कि स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला दो एटम्स के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए मिलेगा डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम विच चेंज ओनली स्लाइटली विद चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना जिस चीज का, उसे बोलना है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा है टाइप्स ऑफ लिक्विड। अभी याद रखो टू टाइप्स लिक्विड सॉलिड्स। तो यहाँ पे टू टाइप्स है सॉलिड्स के, एक फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड दूसरा इज एमोरफस। अभी इसके ऊपर डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, तो हम लोग करेंगे वो, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका मतलब क्या, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखोगे ना तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो हुआ है एटम्स का वो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है, एकदम सिस्टमैटिक मैनर में अरेंजमेंट हुआ है। दूसरा पीरियोडिसिटी है, इसमें पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेटिव पैटर्न, रिपीटिंग मैनर्स में अरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोला है कि दिस पार्टिकल्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अबे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जाम वाला जो क्लासरूम होता है ना वो, ठीक है। अभी एग्जाम चालू है, क्लासरूम में बच्चे मतलब ऐसे रोज है। अभी बच्चे क्या करेंगे, एक यहाँ पे बैठा तो दूसरा इसके पीछे बैठेगा, दूसरा पीछे, ऐसे ऐसे मतलब प्रॉपर ऐसे लाइन में बैठ जाएंगे, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट्स का। तो अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा जो तो स्टूडेंट्स का जो रेंज आएगा ना वो ज्यादा मतलब दूर तक जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी सेम है, यहाँ पे अरेंजमेंट प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, इसलिए जो एटम्स का रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। दूसरा crystalline solids have sharp melting points, that is they melt at a definite temperature. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, मतलब ये टेम्परेचर है तो इसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रोपिक एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी अनाइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, ये डिफरेंट मिलेंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब क्या, सपोज एग्जांपल ले लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीन डायरेक्शन है मेरे पास, ठीक है। मैं जिस भी डायरेक्शन से जाऊंगी ना वहां पे प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगी। एग्जाम्पल ये है अनाइसोट्रोपिक का एग्जाम्पल, यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो एक्सिस यहाँ पे बनाए, सपोज ये है वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस से आप जाओगे ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये वाई एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हुआ है, एक ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल, ये ऐसे अरेंजमेंट हुआ है, देखो जिगजैग मैनर में ऐसे, ठीक है। अभी दूसरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, दूसरे पैटर्न में क्या दिया है, ऐसे सपोज ये जेड एक्सिस है, यहां से ये डायरेक्शन हो रहा है,
तो अभी यहाँ पे एटम्स का पैटर्न देखो, यहाँ पे ब्लू सर्कल, फिर सर्कल ब्लू, ब्लू सर्कल, सर्कल ब्लू, तो यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन से गई तो यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट है, मतलब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। और अगर मैंने ये डायरेक्शन मैंने लिया तो यहाँ पे एटम्स का पैटर्न डिफरेंट है, तो डायरेक्शन डिफरेंट। ठीक है, समझा भी। यहाँ पे अनाइसोट्रोपिक में क्या होता है, याद रखो कि प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल आएगा आइस, NaCl, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट, सेरामिक। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए। अभी नेक्स्ट है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, दूसरा अगर इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स प्रॉपर बैठेंगे तो उनका रेंज दूर तक जाएगा, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। बट इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या, नॉर्मल लेक्चर अगर स्टूडेंट्स आए तो किसी भी एक बेंच पे 4 जन बैठे, 5 जन बैठे, 3 जन बैठे, तो ऐसे थोड़ी ना पूरा क्लास भर जाएगा। मतलब उनका जो रेंज रहेगा वो छोटा, इतना इतना ही सीमित रहेगा, शॉर्ट रेंज रहेगा। वैसे ही सेम अमोर्फस का होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, अमोर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एकदम शार्प मतलब उस टेम्परेचर पे ही मेल्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे। दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल। दूसरा ये आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, तुम लोग किसी भी डायरेक्शन से जाओ प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ना वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से, मतलब डायरेक्शन कुछ भी होने तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एक एग्जांपल, अगर मैंने ये एक्सिस लिया तो यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे जो अगर सपोज मैंने ये वाला एक्सिस यहाँ से मैंने लिया तो यहाँ पे भी ऐसे प्रॉपर पैटर्न मिलेगा नहीं। तो किसी भी डायरेक्शन से तुम लोग जाओ प्रॉपर्टी हमें सेम ही मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एंड मेटालिक ग्लास। तो ये वाला जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा तो हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स ईच। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक डिस्टिंग्विश पैटर्न में कभी भी पढ़ना वो इजी जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइसोमॉर्फस में देखो, आइसो बोला, आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो आइसोमॉर्फस में क्या आएगा कि 2 और मोर सब्सटेंस है। सपोज यहाँ पे ये 2 सब्सटेंस है, ठीक है, आइसो बोला है मतलब सेम। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर का सेम, दोनों सब्सटेंस का अगर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन क्या बोला है कि 2 or more substance having the same crystal structure are called isomorphous। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि केमिकल कॉम्पोजिशन हैज सेम एटॉमिक रेशियो। एग्जाम्पल, यहाँ पे एटॉमिक रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे दिए NaF और दूसरा दिया है MgO। यहाँ पे Na कितना है 1, F कितना है 1, मतलब रेशियो कितना आया 1:1। यहाँ पे Mg जो एटम है उसका ये 1 दिया, ऑक्सीजन 1 है तो इसका भी रेशियो क्या है 1। तो यहाँ पे ये 2 सब्सटेंस है जिनका सेम एटॉमिक रेशियो या सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फस। सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे Na कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो रेशियो क्या मिला 1:1:3। कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो 1:1:3। तो एटॉमिक रेशियो सेम, दैट मीन्स इट इज आइसोमॉर्फस। ठीक है, अभी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, पॉली बोला है, पॉली का मीनिंग होता है मेनी। तो इसमें क्या रहेगा कि एक सिंगल सब्सटेंस है वो मेनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मेनी फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल कार्बन 11th में हुआ था। एक कार्बन अपना, ये कार्बन क्या करता है, डिफरेंट एलोट्रोप्स एक अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल बोलो तो ग्राफाइट, डायमंड, फुलरीन, ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो ये जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई सिंगल सब्सटेंस मेनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो होता है पॉलीमॉर्फस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टीज
जो प्रॉपर्टीज रहेगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म, सॉरी प्रॉपर्टीज ना, पॉलीमॉर्फस ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जो पॉलीमॉर्फस है मतलब जो मेनी फॉर्म्स है ना, वो अलग अलग कंडीशंस में फॉर्म होंगे, सबका कंडीशन सेम नहीं रहेगा, अलग अलग कंडीशंस पे वो जो पॉलीमॉर्फस है मतलब जो भी फॉर्म्स रहेंगे वो अलग अलग कंडीशन पे फॉर्म होंगे। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है तो उसके दो फॉर्म्स रहेंगे, कैल्साइट एक एरागोनाइट। दूसरा सिलिका, सिलिका के तीन फॉर्म्स, एक अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट। कार्बन के भी तीन फॉर्म्स है, डायमंड, यहाँ पे तीन ही फॉर्म दिया है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरी। ठीक है, समझे ये। नेक्स्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ये मैंने इमेजेस कुछ दिए, कैल्साइट, एरागोनाइट, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट, तो इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें टोटल 4 सॉलिड्स, ये मॉलिक्यूलर, मेटालिक, कोवेलेंट एंड आयोनिक। तो इसमें से फर्स्ट हम लोग करें आयोनिक क्रिस्टल्स। फर्स्ट हम लोग आयोनिक क्रिस्टल्स करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नहीं। देखो आयोनिक क्रिस्टल्स का डायग्राम देखो, ये डायग्राम है, ये है आयोनिक क्रिस्टल। अभी आयोनिक क्रिस्टल मतलब क्या, उसमें क्या रहेंगे, आयंस। तो यहाँ पे कटायन अनायन, कटायन अनायन, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ना, जो क्रिस्टल बना है वो आयन से बना है, मतलब चार्ज्ड स्पीशीज से बना है, चार्ज पार्टिकल से बना है। और यहाँ पे क्या कटायन है और अनायन। और याद रखो जो आयंस यहाँ पे है, कटायन और अनायन दोनों का साइज सेम नहीं है। जो कटायन होता है उसका साइज होता है स्मॉल, जो अनायन होता है उसका साइज होता है लार्ज। ठीक है, अभी दोनों भी चार्ज स्पीशीज है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयंस। तो कटायंस एंड अनायंस डिफर इन साइज, तो याद रखो कटायन का साइज होता है स्मॉल, अनायन का साइज होता है लार्ज। दूसरा पॉइंट, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। और दूसरा याद रखो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा यहाँ पे याद रखो आयोनिक क्रिस्टल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक क्रिस्टल होता है वो नॉन कंडक्टर होता है या फिर पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर उस फॉर्म को, उस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया या फिर मोल्टन किया, मोल्टन मतलब मेल्ट किया, अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया या फिर मेल्ट किया तो उस टाइम पे वो क्रिस्टल आयोनिक स्ट्रक्चर एक्ट करेगा एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल दिया NaCl, K2SO4, CF2, KCl। ठीक है, ये इतना ही पार्ट है आयोनिक क्रिस्टल्स का, याद रखो। इसमें क्या होते हैं, चार्ज आयंस। चार्ज आयंस मतलब क्या, कटायन अनायन। इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनका नेचर होता है हार्ड एंड ब्रिटल। फिर होगा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट अगर उस सब्सटेंस को मेल्ट किया या डिसॉल्व किया तो वो गुड दैट इट विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद देना है एग्जाम्पल। चलो सेकेंड टाइप करेंगे कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। अभी कोवेलेंट बोला है मतलब इसमें रहेगा एटम्स। जो भी क्रिस्टल होगा वो एटम से बना होगा और दो एटम्स के बीच में होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो स्ट्रक्चर होगा ना वो रिजिड होगा। रिजिड मतलब क्या, हार्ड बनेगा। और ऐसे एटम्स कंबाइन होके एक जायंट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि एंटायर क्रिस्टल है, पूरा एक सिंगल मॉलिक्यूल बना है। ऐसे एटम्स कंबाइन हो के एक एंटायर एक बड़ा क्रिस्टल या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना है। तो देखो क्या बोला है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम्स। दे आर लिंक्ड बाय अ कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। द रिजल्ट इज अ रिजिड three-dimensional network that forms a giant molecule. The entire crystal is a single molecule. एक जो पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा एटम्स कंबाइन होके, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल हम लोग उसको बोल सकते हैं। As a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. Solid obviously वो compress होगा नहीं, तो they are the hardest and most incompressible of all the materials.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे रुकते। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रुका तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता। दो मीनिंग होते, एक मीनिंग होता है, एक दो टर्म होते हैं, लोकलाइज्ड एंड इलोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रुका है, और इलोकलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रुका, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, तो मतलब हेंस दे आर नॉट मोबाइल। नॉट मोबाइल मतलब दे आर नॉट मूविंग, एक ही जगह पे रुके, लोकलाइज्ड है। As a result, covalent solids are poor conductor of heat and electricity. Example: diamond, quartz, which is SiO2, boron nitride, carborundum are covalent network solids. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स देखो, ये वाले, यहाँ पे एटम्स अरेंज्ड है और यहाँ पे हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर रिजिड होगा, हार्ड होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा। और दूसरा, यहाँ पे एटम्स कंबाइन होकर एक जायंट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं पूरा एंटायर क्रिस्टल है, पूरा एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये इमेजेस मैंने बताया, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड, क्वार्ट्ज। थर्ड टाइप है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अभी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में भी सेम रहेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अभी इसमें देखो क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स ऐसे फॉर्म होंगे और बनेगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल फॉर्म होगा। इसमें भी होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तीन रहेंगे। फर्स्ट इज वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, थर्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, ये 11th में हुआ था। डाइपोल का मीनिंग होता है पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें दो पोल्स होते हैं। तो यहाँ पे दो बार डाइपोल बोला है, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो यहाँ पे ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स है, अगर इनके बीच में इंटरैक्शन हुआ तो ये होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोला है, वो किस में रहेगा, HCl, H2O, SO2। और जिसमें डाइपोल डाइपोल होता है वहां पे डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। दूसरा बोला है वीक लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स हम बोलते हैं। ये वाला जो फोर्स रहता है ना, वो वेरी वीक फोर्स होता है और ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है या फिर नोबल गैसेस में। तो एग्जाम्पल क्या बोला है यहाँ पे, सच एज मीथेन, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन। थर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मतलब हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा या फिर नाइट्रोजन के साथ होगा या फिर फ्लोरीन के साथ होगा। तो याद रखो हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो OH, NH और FH, इन तीनों के बीच में ही होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब एक जो मॉलिक्यूल रहेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर भूल गए इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है तो याद रखो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हम लोग स्कूल टाइम में करते थे। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इसका मीनिंग क्या है कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपीट करेंगे। तो सेम यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कौन शो करेगा, H2O, NH3, HF। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तीन फोर्स से अभी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी जो हम लोगों ने दो किए थे उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट था। इसमें था कोवेलेंट और आयोनिक में। अब ये मॉलिक्यूलर चालू है तो इसमें रहेगा लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड इंसुलेटर्स। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये पूरा CO2
CO2, ये CO2 है, CO2, यहाँ पे ये CO2 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 सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक बना मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यहाँ पे भी देखो आयोडीन I2 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 ये जब कंबाइन होंगे तब मिलेगा हमें एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलो नेक्स्ट करेंगे टाइप मेटालिक क्रिस्टल। अभी मेटालिक क्रिस्टल मतलब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, मेटल। जो भी क्रिस्टल होगा ना वो मेटल से बना होगा, और मेटल क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन या फिर किसको मतलब 1 2 3 कितना भी इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करता है तो मेटल के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। याद रखो, मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल के ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि देखो एक बार देखो ये मेटालिक क्रिस्टल ये वाला देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है क्योंकि ये मेटल है और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ पे। अभी ये इलेक्ट्रॉन ना पूरा यहाँ पे मतलब स्प्रेड हुआ है, मूव करे, मूव मतलब मैंने क्या बोला था, डीलोकलाइज्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट होगा, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो पॉइंट में क्या बोला है, these are crystalline solids formed by atoms of the same metallic element held together by metallic bond। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना है वो है मेटालिक बॉन्ड। सेकेंड, इन अ सॉलिड मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। मैंने जो बोला इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे ओवर द एंटायर क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और उस मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव 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 का क्रिस्टल बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो पूरे स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड होगा, मतलब मूव करेगा। Therefore, metallic crystals are often described as an array of positive. Array मतलब क्या? Proper sequence, arrangement of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. The attractive intermolecular attraction between cations and mobile electrons constitute the metallic bonds. They are malleable, मतलब they can be hammered into thin sheets, है तो पता है। They are ductile, good conductor of heat and electricity. और दूसरा एग्जाम्पल सोडियम, ये वाले एग्जाम्पल्स आप देख लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इमेज। बस यहाँ पे ये हो गए 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अभी ये पूरा समरी और ये वाला जो है ना टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछते बोर्ड्स एग्जाम में, तो ये करो। तो देखो यहाँ पे ये शॉर्ट में दिया है तो हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं और वो मतलब फुल स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आयोनिक सॉलिड यहाँ पे डिस्टिंग्विश ऐसे 2-2 करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल। आयोनिक क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, आयोनिक बोला है ना, तो आयंस रहेंगे। कौन से पार्टिकल्स, कैटायंस अनायंस। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कौन होता है, एटम्स होते हैं, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला है, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मॉलिक्यूल मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे ना उसमें, तो यहाँ पे क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटल होते हैं, मेटालिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इंटरपार्टिकल फोर्स आयन है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसमें दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम लोगों ने 3 फोर्सेस देखा, और मेटालिक सॉलिड में बॉन्डिंग होता है मेटालिक बॉन्ड्स। फिर है हार्डनेस, ये हार्ड, ब्रिटल, वेरी हार्ड, सॉफ्ट और वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। फिर मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने कहा इन दोनों में हाई था, ये लो, और ये वाइड रेंज, वैल्यूज याद रखो। और ये थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो क्रिस्टल होता है ना वो क्या होता है अभी वो देखना है। जो क्रिस्टल होता है वो बनता है 2 कंपोनेंट से, एक होता है लैटिस और दूसरा होता है बेसिस। अभी लैटिस और बेसिस क्या होता है वो समझो पहले। अभी हम लोग जाएंगे थिएटर के अंदर। अभी जब तुम लोग थिएटर के अंदर जाते हो तो वहां पे क्या दिखते हैं, सीट्स। मतलब अभी हम लोग को पता है कि इस सीट पे हमें जाके बैठना है, ठीक है, वो हम लोग का प्लेस है, उधर ही हमें बैठना है। तो ये चेयर जो है ना, हमें पता है कि वहां पे जाके बैठना है, तो जो चेयर है ना, जो प्लेस है, उसे हम लोग बोलेंगे लैटिस। और हम लोग जाके उसके ऊपर बैठेंगे, मतलब वो हो जाएगा बेसिस।
ठीक है। तो ये चेयर प्लस ये आदमी, चेयर प्लस ये आदमी, चेयर प्लस ये आदमी, पूरा थिएटर ऐसे भर जाएगा। मतलब ही यहाँ पे लैटिस प्लस बेसिस, लैटिस प्लस बेसिस, लैटिस प्लस बेसिस, ऐसा अरेंजमेंट अगर हुआ तो ये बन जाएगा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझा अभी? तो यहाँ पे लैटिस क्या होता है? पोजीशन, वो बताता है कि एटम को यहाँ पे रहना है, तो ये है लैटिस। और जो एटम उसके ऊपर बैठेगा, उसके ऊपर आएगा, वो एटम होता है बेसिस। तो ये लैटिस और बेसिस का अगर रिपीटेटिव ऐसे अरेंजमेंट हुआ तो वो बनेगा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी समझा ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या बोला है कि व्हाट इज लैटिस। लैटिस क्या होता है? जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो चेयर्स का दिया था, वहां पे अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स हुआ, बट यहाँ पे केमिस्ट्री के डेफिनेशन, मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर डेफिनेशन देना है तो क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। अभी पीरियोडिक एरे का मीनिंग क्या होता है? रिपीटेटिव अरे, चेयर के आगे चेयर 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 चेयर, रिपीटेटिव अरे था, रिपीटेटिव सीक्वेंस था उन चेयर का। तो एग्जांपल ले लो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने लिखा है, 3 डायमेंशनल पॉइंट्स रिपीटेटिव मैनर में पीरियोडिक एरे में यहाँ पे है, मतलब इस पोजीशन पे जाके एटम बैठने वाला है, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स है वो हो जाएंगे लैटिस। ठीक है, अभी इनके ऊपर आएगा ये एटम, मतलब बेसिस। अभी बेसिस, जब लैटिस के ऊपर बेसिस आके बैठेगा तब वो पूरा हो जाता है क्रिस्टल। तो यहाँ पे बेसिस के लिए डेफिनेशन क्या बोला है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट आर अटैच्ड टू द लैटिस पॉइंट्स आर कॉल्ड बेसिस। तो जो भी पार्टिकल होगा वो लैटिस पॉइंट से जब अटैच होता है तो उसको बोलना है बेसिस। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम लोग? ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें क्या है? पहले यहाँ पे पॉइंट्स थे, मतलब लैटिस थे, अभी उनके ऊपर येलो कलर के एटम्स को अटैच किया है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या रखा है? बेसिस। अगर इन सबको ज्वाइन करोगे तो एक मिलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टू ईच अदर टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग यूनिट सेल। अभी यूनिट सेल देखो, ये ना हम लोग इमेजिन करेंगे ये पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स टाइप ही दिख रहा है, बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप कि यही सेम टू सेम यूनिट हमें यहाँ मिलेगा, सेम टू सेम यूनिट ऊपर मिलेगा, सेम टू सेम यूनिट नीचे। मतलब ये वाले यूनिट्स अगर मैंने ज्वाइन किए तो मुझे एक मिलेगा क्यूब टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मुझे मिला एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें से अगर मैंने एक रिपीटेटिव स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट अगर मैंने उठाया तो वो हो जाएगा यूनिट सेल। ठीक है, इसमें देखो यही पार्ट रिपीट हो रहा है, मतलब यही पार्ट ज्वाइन कर करके ये पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया इधर। तो यहाँ से अगर मैंने स्मॉलेस्ट छोटा सा अगर मैंने वो रिपीट होने वाला पार्ट अगर मैंने लिया तो वो एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा मेरा यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है, ध्यान से देखो। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल मतलब क्या है? ये अपना यूनिट सेल है, इसमें सिंपल रखना है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स में क्या है? एटम्स। अभी एटम्स काउंट करो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 ऊपर, 5 6 7 8, और ये जो 8 एटम्स अटैच है ये कॉर्नर्स पे अटैच है। तो सिंपल और प्रिमिटिव में क्या होता है कि एक यूनिट सेल है जिसमें 8 एटम्स कॉर्नर पे अटैच है, बस इतना ही। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, क्या बोला है? प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स ओनली, याद रखो। दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब बॉडी सेंटर्ड मतलब ये यूनिट सेल, इसके अंदर का ये पूरा बॉडी, अभी बॉडी के सेंटर में मैंने अगर ये एटम अटैच किया तो ये हुआ बॉडी सेंटर। ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे एटम्स काउंट करना है तो टोटल 8 जो एटम्स है वो कॉर्नर पे अटैच है
और एक जो एटम है वो है बॉडी सेंटर, बीच में सेंटर में अटैच है। देखो ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो क्या बोला, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू कॉर्नर पार्टिकल्स। कॉर्नर पार्टिकल्स तो रहेंगे ही, साथ में एक बॉडी सेंटर भी होगा सेंटर में ऐसे। थर्ड टाइप है फेस सेंटर। फेस मतलब क्या, फेस मतलब ये वन, ऊपर वाला वन, ये टू, देखो ये ऊपर वाला वन, नीचे वाला 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 फेसेस है। जो एटम्स रहेंगे पहले तो कॉर्नर वाले वो तो एज इट इज रहेंगे 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स। अभी यहाँ पे 6 फेसेस पे भी एटम्स रहेंगे। यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे नीचे, समझा। 6 फेसेस पे एक एक एटम अटैच होगा। मतलब ये ऐसे देखो, ऊपर की तरफ एक एटम, नीचे की तरफ नीचे, मतलब यहाँ पे एक एटम ऐसे, साइड में ऊपर ऐसे एटम्स अटैच होंगे। तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6। तो 6 एटम्स अटैचेस एट 6 फेसेस। फिर बोला है बेस सेंटर। बेस मतलब क्या, देखो बेस मतलब एक तो ये नीचे वाला बेस रहेगा या फिर ऊपर वाला, ऐसे एक तो नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही एंड सेंटर है, एक नीचे और दूसरा ऊपर। तो 8 एटम्स कॉर्नर पे रहेंगे ही, साथ में 2 एटम्स इसके 2 फेसेस पे रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। देखो एक ऐसे, एक तो हम लोग ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हैं। देखो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बेस सेंटर। बेस मतलब एंड सेंटर, याद रखो। प्रिमिटिव में 8 एटम्स कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर में 8 एटम्स कॉर्नर प्लस 1 एटम सेंटर। फेस सेंटर में क्या होगा, 8 एटम्स कॉर्नर प्लस 6 एटम्स एट फेसेस। दूसरा बेस सेंटर में 8 एटम्स कॉर्नर प्लस 2 एटम्स बेस। बेस मतलब एंड सेंटर या फिर बेस। समझा, ये वाला क्लियर हुआ। अभी यूनिट सेल पैरामीटर, तो इसमें दिया ये क्यूब, ठीक है। अभी इस क्यूब में देखो ये बॉक्स टाइप है, ये बॉक्स टाइप मतलब ये क्यूब है, इसमें ये एजेस, ये एजेस मतलब ये एज, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस के लिए यहाँ पे नाम दिया है एज लेंथ ए, इसे एज लेंथ, ये पूरा लेंथ एज लेंथ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। और ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, वो एंगल्स है, ठीक है, बिटवीन द एज लेंथ। यहाँ पे ये जो एंगल है उसे बोलना है बॉन्ड एंगल्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्मॉल ए बी सी आर एज लेंथ ऑफ क्यूब और साइड ऑफ क्यूब, और ये जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, बॉन्ड एंगल्स। तो अभी इसमें याद रखो अल्फा कौन रहेगा, एज लेंथ। हम लोग नॉर्मली ए बी सी अल्फा बीटा गामा ऐसे ही लिखते हैं। तो ए जो रहेगा ना, इसके अपोजिट वाला जो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड एंगल अल्फा। सेम ये बी लेंथ है, तो बी के अपोजिट वाला एंगल ये है, तो इसके लिए बीटा रहेगा। अब ये एज लेंथ सी है, तो सी के अपोजिट वाला बॉन्ड एंगल ये, तो ये रहेगा गैमा। याद रखो, लाइन से याद रखना, स्टार्टिंग में ए आता है तो ए के साथ में अल्फा आएगा, बी है तो बी के साथ में बीटा आएगा, सी है तो सी के साथ में गैमा आएगा। याद रखो, अल्फा के सामने ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा एंड सी के सामने वाला गैमा, ठीक है। याद रखो ए बी सी क्या होता है, एज लेंथ, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, बॉन्ड एंगल। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो बॉन्ड एंगल होता है, एज लेंथ होता है, वो सब सिस्टम के लिए सेम नहीं होता है, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम है, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, याद रखो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये टोटल 7 क्रिस्टल्स। यहाँ पे दिया है उसका एज लेंथ या फिर एक्शन लेंथ बोल सकते हो, और ये दिया है बॉन्ड एंगल, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो क्यूब है वो कैसे दिखेगा, क्रिस्टल कैसे दिखेगा, वो यहाँ पे दिया है उसका ज्योमेट्री, ठीक है। अभी ये याद रखने के लिए ट्रिक हम याद रखेंगे। यहाँ पे न्यूमोनिक्स देखो, क्यूट ओम 13 ही रहेगा,
क्यूट क्यूट ओम तेरा ही रहेगा। अगर इसका क्रिस्टल सिस्टम नेम देखना है तो ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ठीक है, अभी मैंने इसके हिसाब से ही सीरीज नहीं दिया है, इसके हिसाब से अगर कोई न्यूमोनिक्स आपको आता है तो उसके हिसाब से आप लर्न कर सकती हो। ठीक है, अभी इसमें हमें एज लेंथ याद रखना है। तो याद रखो ये जो क्यूट वाला है ना, क्यूट वाला, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए जो एज लेंथ रहेगा वो रहेगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। सारे एज लेंथ सेम रहेंगे, बॉन्ड एंगल भी सेम रहेंगे, तो इसलिए ये ऐसे दिखेगा इसका ज्योमेट्री। दूसरा, ये जो क्यूट का ट है TE, इसके लिए क्या होगा, एक कैंसिल करना है हमें। A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, और इसके लिए भी जो अल्फा बीटा गामा का एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए ज्योमेट्री ऐसे बनेगा। अभी ओम बोला है, ओम, ओम के लिए याद रखो यहाँ पे ओम के लिए A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे दोनों भी कट करना है। ओम के लिए सेम रहेगा, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तेरा, ओम तेरा, इसके लिए भी रहेगा A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अभी ही रहेगा के लिए क्या करना है, फिर से वापस से ये वाला ऑर्डर लिखना है। क्या था, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, नीचे से ऊपर जाना है और यहाँ पे आएगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। सिंपल। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या आएगा, इक्वल इक्वल इक्वल, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। सेकेंड वाले में फिर एक राइट साइड वाला कट करना है, थर्ड वाले में तीनों भी कट होगा। याद रखो ये वाला जो केस है ओम तेरा के लिए रहेगा OM, मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के लिए A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और इसके लिए अगर होगा तो वापस से नीचे से स्टार्ट करने ऊपर तक के लिए। तो A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और फिर रहेगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। समझा, उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड लेंथ है और फिर ये अपना ज्योमेट्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्रिस्टल सिस्टम। अभी जो क्रिस्टल सिस्टम, कितने टोटल थे क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। अभी इसके भी टाइप्स आएंगे, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के भी टाइप्स है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रावे लैटिस। अब ये ब्रावे लैटिस क्या होता है, द लैटिस व्हिच डिस्क्राइब्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ब्रावे लैटिस। उन क्रिस्टल सिस्टम, अगर एक मैंने लिया मोनोक्लिनिक, जो लैटिस उस स्ट्रक्चर को, इस क्रिस्टल को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा, वो होता है ब्रावे लैटिस। तो यहाँ पे टोटल ब्रावे लैटिस कितना रहेगा, 14, एंड टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने रहेंगे, 7। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना, 7, वो ओम तेरा ही रहेगा वाला। और टोटल ब्रावे लैटिस कितना होता है, 14, इसका डबल। अब ये ब्रावे लैटिस क्या होता है वो देखो यहाँ पे। तो ये अपना 7 क्रिस्टल सिस्टम था, इसके ये ब्रावे लैटिस है, ये टाइप्स है इसके। तो यहाँ पे देखो क्यूबिक में ये इसके हिसाब से ही दिया है, क्यूट ओम तेरा ही रहेगा, इसके हिसाब से ही दिया है मैंने। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो, पहले इसमें देखो ब्रावे लैटिस क्या क्या दिया है, एक सिंपल और प्रिमिटिव बोला है, दूसरा बोला है बॉडी सेंटर जो हम लोगों ने किया था, एक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड या बेस सेंटर, वही यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, इसमें एक ब्रावे लैटिस कॉमन है। वो कौन सा है, सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल 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 सिंपल। तो जो 7 है इसमें सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉमन है। ठीक है, दूसरा हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ना लास्ट 13 ही रहेगा वाला, इसमें सिर्फ एक ही ब्रावे लैटिस है। ये जो 13 ही रहेगा इसमें सिर्फ सिंपल 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 वाला ही है, तो याद रखो 13 ही रहेगा, उसमें एक ही ब्रावे लैटिस है, सिर्फ एक। दूसरा, ये जो ऑर्थोरोम्बिक है ना, इसमें टोटल 4 ब्रावे लैटिस है, जो हम लोगों ने किए थे, सिंपल, बॉडी, फेस एंड बेस, चारों भी है इसमें। फिर ये जो टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक है, इसमें 2 है, TM,
TM याद रखो, TM। इसमें दो ब्रावे लैटिस आएंगे, फर्स्ट में आएगा बॉडी सेंटर और M में आएगा बेस सेंटर। और ये जो क्यूबिक वाला है इसमें 3 दिया है, एक सिंपल, बॉडी एंड फेस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो सिंपल सब में क्या होता है, सिंपल प्रिमिटिव और सिंपल और प्रिमिटिव ये सेम रहेगा, कॉमन रहेगा सब में। जो 13 ही रहेगा इसमें, एक ही रहेगा, 13 ही रहेगा, कितना रहेगा, एक ही रहेगा, सिंपल और प्रिमिटिव। ठीक है, इसमें 4 वाला जो था, 4 वाला वो किसके पास था, O के पास था, O, ओम का O इसमें कितने, चारों भी लैटिस आएंगे। फिर 3 किसमें था, 3 किसमें था स्टार्टिंग में, सिंपल, बॉडी एंड फेस। फिर बचा कितना, TM, 2 बचा है, तो टेट्रागोनल मोनोक्लिनिक में आएंगे 2 ब्रावे लैटिस, टी में आएगा मतलब, और टेट्रा में आएगा सिंपल बॉडी एंड मोनोक्लिनिक में आएगा सिंपल बेस। ये याद रखो, ये लर्न करना है आपको। तभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल है ना, इसके हम लोगों ने 4 टाइप्स किए थे, एक सिंपल प्रिमिटिव, दूसरा क्या था बॉडी सेंटर, बेस सेंटर और फेस सेंटर। तो फर्स्ट हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव करेंगे। सिंपल और प्रिमिटिव में क्या था कि इसमें 8 कॉर्नर्स है, ये 8 कॉर्नर्स, उस पे 8 एटम्स अटैच है। अभी इसमें हमें देखना है कि ये जो ईच एटम है उसने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया है ये क्यूब बनाने के। ठीक है, अभी इसके लिए आप एग्जांपल समझो कि मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, और मेरे सामने 8 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मुझे वो एक चॉकलेट 8 स्टूडेंट्स को देना है। तो मैं क्या करूंगी, हाफ ऑफ दूंगी, मतलब थोड़ा इसको, थोड़ा 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 करके मैंने 8 स्टूडेंट्स को मैंने चॉकलेट दे दिया। मतलब ईच स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिलेगा, मैंने एक चॉकलेट 8 स्टूडेंट्स को मैंने दे दिया, मतलब ईच स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला, 1/8। तो वैसे ही सेम है यहाँ पे जो ईच यूनिट सेल है ना, उसने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया है, 1/8। तो यहाँ पे देखो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, मतलब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1। ये जो पूरा सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर है ना, वो कितने पार्टिकल से बना है, 1। तो कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे, यहाँ पे लिखना है ईच सेल हैज 8 एटम्स एंड 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने थे, 8, और उन 8 एटम में से ईच पार्टिकल ने या फिर ईच एटम ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया, 1/8। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल हैज 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, मतलब ये जो पूरा क्यूबिक है इसमें ये वाला जो पोर्शन है मिला के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 1। ठीक है, समझा ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब BCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या था, ये 8 एटम्स रहेंगे कॉर्नर पे और साथ में ये रहेगा बॉडी सेंटर, एक एटम अंदर की तरफ रहेगा, सेंटर पे रहेगा, ये था बॉडी सेंटर। ध्यान से देखो, ठीक है। अभी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स है और ये पूरा जो क्यूबिक है वो कितने पार्टिकल से बना है। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉर्नर के लिए। तो कॉर्नर के लिए क्या होगा, हम लोग के पास 8 एटम्स है, देखो टोटल हम लोग के पास 8 एटम्स है। उन 8 एटम में से ईच एटम ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया, 1/8। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो 8 एटम से, उन 8 एटम में से ईच एटम ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया अपना, 1/8। ठीक है, प्लस इसमें एडिशनल एक सेंटर में एक एटम अटैच है, एक एटम अटैच है और उस एटम ने कितना पार्ट अपना कंट्रीब्यूट किया है, वो खुद पूरा यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 1। इसे कैलकुलेट करोगे तो 1 + 1 = 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 2। 8 कॉर्नर्स का मिला के 1 और जो सेंटर में रखा है वो 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो BCC के लिए याद रखो, मतलब बॉडी सेंटर के लिए याद रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल विल बी 2। ठीक है, नेक्स्ट है एंड फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या था, 8
ये और अपने फेसेस मतलब फिर से बता रही है, ऊपर वाले 1, ये 2, जो साइड्स होते हैं 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ईच फेस पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा, 6 फेसेस पे 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा वो अभी देखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए देखो, कॉर्नर्स वाले पहले हम लोग करेंगे। कॉर्नर्स के लिए करना है मुझे, तो 8 एटम्स है कॉर्नर पे, उसमें से ईच एटम ने 1/8 पार्ट अपना कंट्रीब्यूट किया। एडिशनल एटम्स कहाँ पे अटैच है? फेसेस पे, और यहाँ पे जो फेसेस पे कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूरा जो एटम है ना वो ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे आधा पार्ट जो है ना वो बाहर की तरफ है, आधा वाला पार्ट अंदर की तरफ है। तो इस एटम ने कितना पार्ट अपना कंट्रीब्यूट किया है? हाफ। देखो ये पूरा अंदर नहीं है, आधा पार्ट बाहर और आधा पार्ट अंदर की तरफ है, तो उसने हाफ पोर्शन अपना कंट्रीब्यूट किया। तो टोटल फेसेस कितने थे? 6, और ईच एटम ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया है? हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, तो कितना आएगा पार्टिकल्स? 4। तो अपने एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल विल बी 4। समझा ये वाला कॉन्सेप्ट? अभी लास्ट वाला बचा है 4th, एंड सेंटर या फिर फेस सेंटर। मतलब इस वाले क्यूबिक में एक तो ये ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, अगर मैंने ऐसे रखा ये क्यूबिक, तो ये या फिर ये दो बेस रहेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो 8 एटम्स है कॉर्नर्स पे, तो देखो 8 एटम्स है कॉर्नर पे, उसमें से ईच एटम ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट किया? 1/8, प्लस एडिशनली बेस पे प्रेजेंट है एटम्स, और बेस में भी आप देखो सेम यहाँ पे ऐसे रहेगा, मतलब हाफ पोर्शन बाहर की तरफ होगा और हाफ पोर्शन अंदर की तरफ रहेगा। मतलब कितना पार्टिकल ये अपना जो एटम है कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? हाफ। तो यहाँ पे फेसेस में एटम्स कितने प्रेजेंट है? 2, और वो एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/2, दैट इज हाफ। कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 1 + 1 = 2। तो अपने एंड सेंटर या फिर बेस सेंटर के लिए क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल = 2। ये वाला कॉन्सेप्ट समझा आपको? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी जो भी हम लोगों ने किया था एफसीसी, बीसीसी, सिंपल, प्रिमिटिव, बेस सेंटर, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस हुए। तो फर्स्ट बोला है कि कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट सी एंड डी क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इसमें दो एलिमेंट्स बोला है, सी और डी, और इसके लिए बोला है एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने थे? टोटल 4। याद रखो 4। यहाँ पे बोला है कि एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जो सी एटम्स है ना, सी एलिमेंट या सी एटम्स, वो 8 कॉर्नर्स पे अटैच है, ठीक है। और एटम्स ऑफ डी आर एट द सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब, मतलब फेसेस के सेंटर पे यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वो सी है, और जो फेसेस पे लगे हैं वो है डी। तो यहाँ पे दो हम लोग सिचुएशंस अलग अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से स्टेटमेंट लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे ही सेम टू सेम ये सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला कि एटम्स ऑफ सी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जो सी एटम्स है वो 8 कॉर्नर्स पे अटैच है, तो स्टेटमेंट लिखोगे सी एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स, ठीक है। जो ईच एटम 8 कॉर्नर्स पे ईच एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करना है? 1/8। याद रखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम टू अ यूनिट सेल इज 1/8। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल क्या आएगा? कॉर्नर में 8 एटम्स होते हैं और उनमें ईच एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? 1/8। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो सी एटम्स के लिए याद रखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितने रहेंगे? पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1। तो यहाँ पे कॉर्नर्स वाला हम लोगों ने, ये वाला जो पार्ट था, सिचुएशन था, हम लोगों ने वो यहाँ पे लिखा। अभी दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे बोला है कि एटम्स ऑफ डी आर एट द सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब।
जो क्यूब है उसके फेसेस के सेंटर पे लगा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, जो उस क्वेश्चन में दिया है वही सेम स्टेटमेंट कॉपी करना है। डी एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल, और जो ईच फेस है वो कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1/2, हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो सेम स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर एटम टू द पर यूनिट सेल इज 1/2। तो नंबर ऑफ डी एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, टोटल 6 फेसेस होते हैं, मतलब 6 फेस एटम्स, और उन्होंने कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट किया, 1/2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला जनरेट करना है। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कैसे करोगे, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बोला है सी और दूसरा एलिमेंट बोला है डी। देखो सी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना मिला है, 1, तो यहाँ पे नीचे आएगा C1। और डी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना मिला है, 3, तो फॉर्मूला बना C1D3। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख के रखा है, आपको सेम टू सेम ये नोट्स आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे एग्जाम में। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। यहाँ पे ना पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, यूनिट सेल एज लेंथ बोला है, तो हम लोग पहले एज लेंथ के बारे में लिखेंगे। अभी यहाँ पे एक पूरा यूनिट सेल, देखो ये पूरा यूनिट सेल, इसके जो लेंथ रहेंगे वो क्या रहेंगे, एज लेंथ, और एज लेंथ को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल ए। तो यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट, इफ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए, तो इसका पूरा ये जो क्यूब है, पूरा जो यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, ए क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड हम लोगों ने क्या लिया है, ए, तो क्या आएगा, ए क्यूब। तो वही लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। दूसरा, इसमें एटम्स रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, ये जो पूरा है ना, इसका मुझे मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे ना उसका मास देखेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल अगर मैंने उठाया, तो उस एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, मतलब कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे लिखना है, सपोज द मास ऑफ वन पार्टिकल इज स्मॉल m एंड देयर आर कितने पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल। तो पूरे यूनिट सेल का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फिर इसके बाद में जाएंगे हम लोग डेंसिटी के पास। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अभी मिला था हमें, मास ऑफ यूनिट सेल ये है स्मॉल m इंटू n, तो वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहाँ से मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे है, हम लोगों ने लिखा था a क्यूब, तो वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, और यहाँ पे ये देना इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग डेंसिटी देखा, अभी देखेंगे मोलार मास। मोलार मास का फॉर्मूला है मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोगों ने मास ऑफ वन पार्टिकल कितना लिया था, स्मॉल m, और एवोगैड्रो नंबर कितना, Na। तो ये वाला इक्वेशन बनेगा कैपिटल M इज इक्वल टू m स्मॉल m इंटू Na, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, रिलेशनशिप ऑब्टेन करना है बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ। मतलब इस वाले इक्वेशन में देखो डेंसिटी एज लेंथ दिया है बट मोलार मास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है ना उसको रीअरेंज करके मोलार मास का इक्वेशन बनाएंगे। अभी इसी इक्वेशन को क्यों रीअरेंज करना है, क्योंकि इसी इक्वेशन में मोलार मास बोला है। तो देखो अभी ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करो और देखो कि क्या सेम टर्म दिया है, कौन सा सेम टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, स्मॉल m दोनों में भी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और यहाँ पे स्मॉल m को बाहर लिखेंगे ताकि इसका इक्वेशन बन जाए। तो अगर मैंने स्मॉल m को ऐसे ही रखा तो ये कैपिटल Na यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, मतलब ये।
अभी ये जो मिला है ना, ये वाला जो वैल्यू इक्वेशन है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे डेंसिटी वाले फॉर्मूला में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये अभी देखा था इसके पहले वाले स्लाइड में। अभी सिर्फ ये जो m का वैल्यू है ना वो सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखो m की जगह पे मैंने ये लिखा, बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। डेंसिटी, ये कैपिटल M इज मोलर मास, N is number of particles per unit cell, N is Avogadro number and A is H length। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन बोल सकते हैं, ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी एंड एज लेंथ वाला जो इक्वेशन बना था उसके ऊपर सम्स करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू Na। यही एक फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में जो हमें यूज करना है सम्स के लिए। तो याद रखो, सॉलिड स्टेट में से एक ही अपना एक सम पूछते हैं, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे वो सम पूछेंगे। तो फॉर्मूला याद रखो अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर मतलब FCC, और FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने लिए थे हम लोगों ने, 4। तो गिवन में लिखना है फॉर FCC स्मॉल n इज इक्वल टू क्या आएगा, 4, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हुआ। फिर बोला है द यूनिट एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। एज लेंथ क्या था, स्मॉल a। तो स्मॉल a इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। अब ये जो पिकोमीटर है ना उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, याद रखो। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अगर मुझे पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो पिको होता है 10⁻⁻12। तो 408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर। समझा? बेसिक से सिखा रहे हो, ध्यान से देखो। अभी मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 10⁻² से। तो यहाँ पे आएगा 408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर। अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इजी कैलकुलेशन जाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो डेसिमल है ना, अभी यहाँ पे डेसिमल नहीं है, मतलब जो डेसिमल होगा वो ऐसे रहेगा। अभी मैं क्या करूंगी, सिंगल डिजिट के आगे मुझे यहाँ पे डेसिमल लाना है, तो ये वाला जो है ना मैं यहाँ पे भेजूंगी। यहाँ पे कितने पॉइंट से ये लेफ्ट में गया, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे आना 2, तो यहाँ पे ये बनेगा 4.08 और यहाँ पे बनेगा 10⁻² से करो, क्योंकि लेफ्ट साइड में गया ना। अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट हुआ तो 10⁻² पॉजिटिव में पावर जाता है। तो यहाँ पे जो डेसिमल था वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, बट कितने पॉइंट से वो शिफ्ट हुआ, 2 पॉइंट से, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 10⁻²+2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये मिला मुझे ए का वैल्यू, दैट इज एज लेंथ, ठीक है। अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं पुट करना है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। डेंसिटी फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख दो टू फाइंड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ये रो, डेंसिटी का देखो ऐसे सिंबल है। मोलर मास गिवन है, मोलर मास कितना है, 197 ग्राम पर मोल। मोलर मास मतलब कैपिटल एन कितना है, 197 ग्राम पर मोल। अभी इसमें फॉर्मूला में देखो, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। स्मॉल एन का वैल्यू दिया है, कैपिटल एम का भी वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, और एन तो हमें पता होना चाहिए। Na का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये फॉर्मूला। यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन का वैल्यू कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना बोला है ग्राम। हम लोग लिखेंगे विथ यूनिट वाला लिखेंगे, 4 एटम्स पर यूनिट सेल ना, तो 4 एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास का वैल्यू कितना दिया है 197 ग्राम पर मोल, अपॉन बोला है ए क्यूब। ए का जो वैल्यू है वो है 4.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। अगर ये क्यूब है तो cm क्यूब हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स।
यहाँ पे भी आएगा एटम्स, ठीक है। अभी कैंसिल करते हम लोग यूनिट, एटम्स पर मोल, एटम्स पर मोल, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये पर मोल वाला पार्ट कैंसिल हुआ और ये एटम्स एटम्स वाला पार्ट कैंसिल हुआ। अभी ये जब वैल्यूज आप लोग लॉग से सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू 19.27, 19.27 ऊपर है ग्राम और नीचे है पर सेंटीमीटर क्यूब।